Yes, are you excited? Are you excited? How's the Josh? How's the Josh? हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट? नहीं, प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। मैं जानता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल थे, कुछ एक क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने पिछले सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं, नोट्स बनाए हैं और अच्छे से समझे हैं, तो ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप उसके बेसिस पे डायरेक्ट ही कर पाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 12। ठीक है, तो चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट्स ए और बी पे दो चार्जेस रखे हैं Q1 एंड Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 इज -3 × 10⁻⁸ कूलम। मतलब चार्जेस अनलाइक हैं, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड वाइज Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है। अब याद कीजिए, मैंने एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अनलाइक चार्जेस के केस में लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस पे हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं जिस पे पोटेंशियल जीरो होता है, और यहां पे वही डिटरमिन करना, आपको वो पॉइंट डिटरमिन करना है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। अगर तो चार्जेस लाइक हो, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, तो हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलता इस लाइन ज्वाइनिंग पे जिसपे की पोटेंशियल जीरो हो। बट अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो दो पॉइंट्स मिलेंगे। कहां मिलेंगे? एक बाहर मिलेगा, एक दोनों के बीच में मिलेगा। और किसके करीब मिलेंगे? उस चार्ज के करीब मिलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है। राइट, तो मैंने वो पॉइंट इमेजिन कर लिया C, और डायग्राम में भी दिख रहा होगा B के थोड़ा सा करीब और A से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि A पे रखा हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये छोटे चार्ज के करीब लाई करेंगे दो पॉइंट्स। तो एक पॉइंट है C जो बीच में लाई कर रहा है, और दूसरा पॉइंट है D। हमें C और D दोनों लोकेट करने हैं। लोकेट करने का मतलब ये हुआ कि हमें C और D का डिस्टेंस बताना पड़ेगा, आइदर फ्रॉम पॉइंट A और फ्रॉम पॉइंट B। तो सपोज इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो है उसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं। क्वेश्चन में गिवन है वो सेपरेशन है 16 सेंटीमीटर। अब पॉइंट C का डिस्टेंस मैंने ये इमेजिन किया कि पॉइंट A से कितना है, दैट इज x। तो कॉमन सेंस की बात है, पॉइंट B से इसका डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, r - x हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस बेटा x है तो यहां से पॉइंट B से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना हो जाना चाहिए, r - x, इजंट इट। अब पॉइंट C पे नेट पोटेंशियल जीरो है एट पॉइंट C, एट C V net इज इक्वल टू 0। अब यहां पे पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन किसका है, इस चार्ज का भी है और इस चार्ज का भी है, दोनों चार्जेस का कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A VCA प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज एट B VCB शुड बी इक्वल टू 0। VCA इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VCB। अब VCA यहां पे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए बेटा, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला था KQ/R। तो इस चार्ज को मैंने नाम दिया Q1, तो KQ1/x इज इक्वल टू -KQ2/R - x। ठीक है, K और K कैंसिल आउट हो गए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ और Q2 की वैल्यू है, ये आ गया 5 × 10⁻⁸/x इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और चार्ज भी नेगेटिव, -3 × 10⁻⁸/R - x। याद होगा आपको, ये मैंने बताया था पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो तो आपके लिए नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है, आप अपनी मर्जी से नेगेटिव साइन को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10⁻⁸ कैंसल आउट हो गया। इस R - x को यहाँ पे लाइए, R - x/x इज इक्वल टू 5/3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3R - 3x इज इक्वल टू 5x। इस 3R को इस साइड ले जाओ, क्या आ जाएगा 8। सो 3R - 3x, तो ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8x। सो व्हाट डज दिस R कम्स आउट टू बी, R इज इक्वल टू 8 इंटू, आई एम सॉरी, हमें x की वैल्यू डिटरमिन करनी है। सो द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3R/8। So 3 × 16/8, 8 × 2 is 16, so it comes out to be, ये कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया, 6 सेंटीमीटर। राइट, तो अब आप बता सकते हैं पहला पॉइंट C जिस पे पोटेंशियल जीरो है वो कहां लाई कर रहा है, वो पॉइंट A से या चार्ज Q1 से 5 × 10⁻⁸ कूलम से कितने डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर पे। या आप ऐसा कह सकते हैं इस Q2 से कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा, दैट वुड लाई एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है हमसे कुछ एरर हो रहा है, क्योंकि
ये बड़े वाले चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस होता है और छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस की वैल्यू कम रहती है। सपोज दिस टोटल डिस्टेंसेस आर VCA plus VCB should be equal to 0. VCA is negative of, that is KQ1 upon X is equal to minus KQ2 upon R minus X. Fine. Q1 is this, Q2 is this. So what do we get? I'm sorry, यहाँ पे बेटा एक गड़बड़ हो गई थी मेरे से. It's not 5 upon 3, it's 3 upon 5. So this is 3 upon 5. हाँ बेटा, तो देखिए जैसे यहाँ पे एक एरर हो गया मेरे से, तो अगर ये लॉजिक हमें याद है जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये छोटे वाले चार्ज के ज्यादा करीब लाई करेगा, तो अब अभी हमने जो कैलकुलेशन की थी उसमें ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर और ये 10 आ रही है, मतलब छोटे चार्ज से दूर आ रही है पॉइंट, तो वहीं पे मुझे अंदाजा हो गया कि हमारा आंसर गलत है। तो ये लॉजिक शॉर्टकट इसलिए भी आपके इस तरह से भी आपके काम आ सकते हैं। सो इट इज 3 upon 5 नॉट 5 upon 3. सो नाउ इट कम्स आउट टू बी 5R minus 5X is equal to 3X. Now 5R is equal to 8X. इस 5X को राइट साइड ले जाओ तो X की वैल्यू आ जाएगी 5 upon 8R, that is 5 upon 8 into 16. 8 2s are 16, that comes out to be 10 centimeter. Yes. तो बड़े वाले चार्ज से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और छोटे वाले चार्ज से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा। वैसा ही एक पॉइंट और है जो इन दोनों से बाहर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में ना लाई करके। मान लीजिए इस पॉइंट D का डिस्टेंस है x डैश फ्रॉम B, तो जब वहां से डिस्टेंस x डैश है तो टोटल डिस्टेंस A से कितना हो जाना चाहिए, R प्लस x डैश, इजंट इट? तो अब इस पॉइंट पे भी नेट पोटेंशियल जीरो है, तो पोटेंशियल है D ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल है D ड्यू टू चार्ज एट B मस्ट बी इक्वल टू 0. सो VDA मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ VDB. VDA की वैल्यू क्या है, इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल KQ अपॉन R, तो यहां पे R की वैल्यू R प्लस x डैश आ गई, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ KQ2 अपॉन x डैश. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. Q1 की वैल्यू अगेन 5 into 10 to the power -8, Q2 की वैल्यू, और यहां आ गया R प्लस एक्स डैश, और Q2 की वैल्यू क्या आ गई, -3 माइनस ऑफ -3 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन एक्स डैश. तो ये आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 10 टू द पावर -8 कैंसल आउट हो गया. नाउ व्हाट आर यू लेफ्ट विद, इसको यहां पे ले आओ, एक्स डैश अपॉन R प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x डैश इज इक्वल टू 3R प्लस 3x डैश. इस x डैश को यहां ले आओ, ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा ट्वाइस x डैश इज इक्वल टू 3R. दैट सिंपली मीन्स x डैश इज इक्वल टू 3/2R या फिर 3/2 इंटू 16. सो दैट कम्स आउट टू बी 24 सेंटीमीटर. तो इस x डैश की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 24 सेंटीमीटर. तो दूसरा पॉइंट B से या नेगेटिव चार्ज से 24 सेंटीमीटर पे और इस चार्ज से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लाई करेगा, राइट? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. इसके लिए शॉर्टकट भी मैंने आपको एक दिया था, याद होगा आपको. इतना याद रखिए पॉइंट्स कहां पे होंगे, एक पॉइंट बीच में लाई करेगा, एक पॉइंट बाहर. तो सिंपली डायरेक्ट आप याद रखो रेशियो Q1 अपॉन Q2, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज के रेशियो, अब साइन नहीं. Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम Q1 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम Q2. यहां पे भी देख लो, अगर ये Q2 को मैं नीचे ले आता, ये x अपॉन R माइनस एक्स आता, हाँ फिर नेगेटिव साइन नहीं लगाना, तो सिंपली Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x अपॉन R माइनस एक्स. Q1 से डिस्टेंस x है और यहां से R माइनस एक्स, और यहां पे देख लो Q1 अपॉन Q2 इज R प्लस एक्स डैश अपॉन x डैश. तो पॉइंट D का डिस्टेंस A से R प्लस एक्स डैश है अपॉन x डैश, ठीक है? तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है. यू आर गिवन अ रेगुलर हेक्सागन of each side 10 centimeter and a charge of 5 microcoulomb is placed at each of its vertices. You are supposed to determine the value of potential at its center. देखिए बेटा, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 2 सो ऑन अप टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 6. अब 6 के 6 चार्जेस एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, तो सबके पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, K Q अपॉन इस पॉइंट पे पोटेंशियल. अब देखो, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसका सेंटर सभी वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा. सिर्फ हेक्सागन नहीं,
रेगुलर पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, तो उसके सेंटर का डिस्टेंस सारे के सारे वर्टिसेस से बराबर रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस पॉइंट ओ का सभी वर्टिसेस से आर है, तो इसका पोटेंशियल भी के क्यू बाय आर, इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे के क्यू बाय आर, तो ये 6 टाइम्स के क्यू बाय आर होना चाहिए कि नहीं? दैट शुड बी इक्वल टू 6 इंटू के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय आर। अब सवाल यह कि आर की वैल्यू क्या है, जो डायरेक्टली तो नहीं गिवन बट इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे इनडायरेक्टली गिवन है? ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स हैं, तो इसकी हर एक साइड सेंटर पे बराबर एंगल थीटा सबटेंड कर रही होगी, और ये थीटा किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो थीटा का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? 6। तो ये हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, इजंट इट? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 है, तो टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इन दोनों का सम 120 होना चाहिए, और ये दोनों बराबर है, मतलब ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, और ये एंगल भी 60 है। तीनों एंगल 60 है, इसका मतलब ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो यस, आपको आर की वैल्यू मिल गई। तो आर की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? यही 10 सेंटीमीटर। तो बस पुट कर दो, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, यू विल गेट अ वैल्यू 6 इंटू 9 54 इंटू 5, तो इट कम्स आउट टू बी 270। 54 इंटू 5 इज 270, so 6 9s are 54, 54 into 5 is 270, right? Into 10 to the power 9, 10 to the power -6 कितना रहेगा? 10 to the power 3 अपॉन यहां पे क्या है? 10 to the power -1, तो 10 to the power 3 अपॉन 10 to the power -1, तो ऊपर जाके वो +1 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा इंटू 10 to the power 4 वोल्ट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2.70 इंटू 10 to the power 6 वोल्ट, या फिर आप इसे 2.70 मेगा वोल्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज मेगा मीन्स 10 to the power 6, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। यू आर गिवन 2 चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दे आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए क्या ये सिस्टम डायपोल बना कि नहीं? इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है, तो इट्स अ डायपोल। अब इसके दो पार्ट्स हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के। एक पार्ट में आपसे कहा गया आप कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका दिखाइए डायग्राम में या आइडेंटिफाई कीजिए। तो हमने यहां पे जब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डिस्कस किया था, यहां पे ये बाहर को स्ट्रेच होने वाले सरफेसेस याद होगा आपको कि सफेद ड्रॉ करके उनको बाहर को खींच दो थोड़ा सा, तो उस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं, कोई एक ड्रॉ करना है। और सेकंड पार्ट में यह भी पूछा गया था इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इन जनरल हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसके नॉर्मल ही रहेगी, तो आप कोई एक सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेटर है ऐसी सिचुएशन में आप कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें? आप इक्वेटोरियल प्लेन ड्रॉ करें। याद होगा आपको बताया था इक्वेटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 बनी रहती है, V = 0। ठीक है, तो जब V की वैल्यू 0 आ गई तो है तो पूरा हर एक पॉइंट पे V की वैल्यू 0 तो कांस्टेंट हुई, तो दिस इज वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो आप ड्रॉ करें इक्वेटोरियल प्लेन। अब नो डाउट्स फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, बट कहां होगी? तो आपको याद होगा इक्वेटोरियल लाइन पे हमने डिस्कस किया था फील्ड की डायरेक्शन इज एंटी पैरेलल टू P। P की डायरेक्शन इधर है, तो इसके हर एक पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो आप डायग्राम में भी डिपिक्ट कर दो और वैसे भी लिख दो नॉर्मल टू द सरफेस बट डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। तो ये इसके दोनों पार्ट्स का आंसर होगा, राइट? चलिए क्विकली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आपसे कहा गया देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर on which a charge 1.6 into 10 to the power -7 coulomb is lost. The radius of the sphere is given to you, that is 12 centimeter. तो यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है।
आपको याद होगा कंडक्टिंग सफेयर हो या हॉलो सफेयर हो एक ही बात है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर सारा चार्ज कहां रेस्ट करता है, आउटर सरफेस पे, तो सारा चार्ज क्यों इसमें आउटर सरफेस पे होगा, ये हॉलो सफेयर की तरह बिहेव करेगा। और चैप्टर 1 में गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में कुछ चीजें आपने पढ़ी थी, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर ऑलवेज रिमेन जीरो। इस चैप्टर में भी पढ़ा था और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था हॉलो चार्ज सफेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना बना रहता है, जीरो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा E इनसाइड इज जीरो। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यहां कह लो यहां कह लो, तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस का मतलब हो गया सरफेस पे जो इसकी वैल्यू है। और तीसरा पार्ट है एट अ डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो 18 सेंटीमीटर, इसका अपना रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो सेंटर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आओगे तो ये पॉइंट बाहर लाई करेगा, तो इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सीधा लिख रहा हूं E आउटसाइड। अब आप याद करो, वहां याद रखने के लिए आपको बताया था E आउटसाइड के लिए फॉर्मूला K/r का स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। क्या आपने मान लिया बाहर के पॉइंट्स के लिए हॉलो चार्ज सफेयर इस तरह से बिहेव कर रहा है कि मानो ये पॉइंट चार्ज बन के सेंटर पे बैठा हो, तो चूंकि चार्ज को मैंने यहाँ कैपिटल Q से डिनोट किया तो कैपिटल Q ही लिखते हैं। बस इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम अपॉन R का स्क्वायर। देखो R है 18 सेंटीमीटर, तो 18 × 10⁻⁻2 मीटर, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूं 18 × 10⁻⁻2। आई होप अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। 9 2 = 18, 2 × 0.8 इज दिस, नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7 अपॉन 10⁻⁻4, यह आ जाएगा 10⁻⁻3, ये आ जाएगा 10⁻6, तो इट इज 10⁻6 10⁻5 8/18। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं यहां पे, इट इज 8/18 इंटू 10⁻6, 10⁻9 - 7 10⁻2 रहेगा अपॉन 10⁻4 10⁻6, ठीक है, नहीं बेटा 10⁻5 बिकॉज 0.8 था। सो 8/18 इसको हम लिख सकते हैं 4/9। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो इट कम्स आउट टू बी 0.44 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम लिख लो, या 4.4 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर, राइट। रही बात अब बी पार्ट, तो देखिए यहां पर आपको बताया था एट द सरफेस, बस स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R पुट करेंगे, तो r की वैल्यू 12 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं यहां पे, तो यही वैल्यू आ जानी चाहिए 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 10⁻7 अपॉन R का स्क्वायर, तो नो इट इज 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻2 इंटू 12 × 10⁻2, ठीक है, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, तो इसकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। आई होप लॉजिक समझ आ गया होगा, अब आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो बेटा ये 4 क्वेश्चंस हो गए, नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, राइट। हाँ जी बेटा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यू आर गिवन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लेट्स के बीच का मीडियम कौन सा है, एयर, और इसकी कैपेसिटी है भाई साहब 8 पिकोफैरड। सो 8 पिकोफैरड इसकी कैपेसिटी है, और उसके बाद कहा अगर प्लेट की सेपरेशन हाफ कर दी गई, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, और प्लेट्स के बीच में एक और डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो बताइए जी नई वाली कैपेसिटी क्या होगी। देखिए हम जानते हैं जब एयर इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है ε0A/d, राइट। और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 8 पिकोफैरड। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब अगली बार कुछ चेंज लाई तो कैपेसिटी बदलेगी, नई वाली कैपेसिटी को मैं नाम दे रहा हूं C', यही हमें डिटरमिन करना था न्यू वैल्यू ऑफ C। तो C' क्या होना चाहिए, देखो ε0A अपॉन, अब d की वैल्यू d/2 होगी, क्वेश्चन में कहा डिस्टेंस इज हाफ, और डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो k टाइम्स, सो 6
इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और ये 2 भी ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया 6 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, 6 इंटू 2 इज 12, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू 8 है, 12 इंटू 8 इज 96। तो नए वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो जानी चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 96 पिको फैरेड, राइट? बिल्कुल सिंपल था ये। बड़ी मजे की बात ये भी और अगले क्वेश्चन में आप देखें हर जगह कैपेसिटी की वैल्यू पिको फैरेड्स में गिवन है। पिको क्या होता है? 10 टू द पावर -12, याद होगा आपको। और आपको याद होगा ये चीज आपको बताई थी कि फैरेड कितनी लार्ज यूनिट है। फैरेड इज नॉट अ प्रैक्टिकल यूनिट, तो प्रैक्टिकल यूनिट यही है, पिको फैरेड, नैनो फैरेड, बहुत बड़ी भी अगर आप लोगे तो माइक्रो फैरेड, ठीक है? फैरेड बहुत लार्ज यूनिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, यू आर गिवन 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3, ईच 9 पिको फैरेड, तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। तो C1, C2, C3 की जगह आप सिंपली C और C भी लिख सकते थे। आपको डिटरमिन क्या करना है? नेट कैपेसिटेंस। नाउ ऑल दीज 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। तो अब हमें क्या करना है? हमें C नेट डिटरमिन करना है। देखिए आपको याद होगा बताया था पैरेलल में कैपेसिटीज एड अप होती हैं और सीरीज में 1/C सीरीज इज 1/C1 प्लस 1/C2 सो ऑन अप टू Cn, ठीक है? और एक चीज और, सीरीज के केस में अगर सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हों तो C नेट कितना होता है? C अपॉन N। तो C हमारे पास कितना है? दैट इज 9 अपॉन N कितना है? 3, सो इट इज 3 पिको फैरेड। तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आ चुकी है हमारे पास? 3 पिको फैरेड। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये यहाँ से भी आ गया। 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C हाउ मेनी टाइम्स? N नंबर ऑफ टाइम्स होगा। अगर N कैपेसिटर्स और सारे आइडेंटिकल है n टाइम्स, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स 1/C, तो ये हो गया 1/C सीरीज। तो C सीरीज C अपॉन N होना चाहिए, लेकिन ये तभी जब सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है। तो 9/3 इज 3 पिको फैरेड, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है नेट कैपेसिटेंस। दूसरा पार्ट है वोल्टेज अक्रॉस ईच। तो उससे पहले क्यों ना हम टोटल चार्ज निकाल लें। सो टोटल चार्ज होगा C नेट इंटू V। C net is 3 picofarad into V कितना है? 120 वोल्ट। सो दैट कम्स आउट टू बी 120 into 3 is 360 पिकोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 360 पिकोकूलम। दिस इज चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच, क्योंकि सीरीज में हमने डिस्कस किया था सीरीज में सब पे बराबर चार्ज स्टोर होता है। कितना होता है? जितना टोटल बैटरी ने दी है। सो इट इज चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच, हर एक के ऊपर इतना चार्ज स्टोर हो चुका है, तीनों के ऊपर। इस पे भी चार्ज क्यू स्टोर हुआ, इस पे भी क्यू स्टोर हुआ, इस पे भी क्यू स्टोर हुआ। अब आपका टारगेट है V1, V2, V3, खैर तीनों बराबर होने चाहिए। सो V1 होगा Q अपॉन C1, फंडामेंटल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। सो V1 इज Q बाय C1, Q कितना है? 360 पिकोकूलम अपॉन C1 दैट इज 9 पिको फैरेड। पिको पिको कैंसल आउट हो गया, तो इट इज 40। सो 40 कूलम पर फैरेड मतलब 40 वोल्ट, ठीक है? तो सिमिलरली V2 Q अपॉन C2 होगा, अगेन Q भी सेम है और C1, C2, C3 तो सेम थे ही थे, तो V3 क्या होना चाहिए? Q अपॉन C3। तो इन दोनों की वैल्यूज भी निकल के कितनी आएगी? 40 वोल्ट ईच, राइट? एक तरीका और था बेटा जो ज्यादा शॉर्टकट है, ज्यादा अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए। इन सीरीज क्या चीज कांस्टेंट होती है बताइए? सीरीज में कनेक्टेड है ना। In series Q is constant, so since Q is constant and we know that V is equal to Q by C, इसका मतलब क्या हो गया? V is inversely proportional to C। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि V1 is to V2 is to V3 is equal to 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3, और C1, C2, C3 तीनों बराबर हैं। 9 1/9 is to 1/9 is to 1/9, तो ये तीनों कैंसिल आउट हो गए, तो रेशियो क्या आ गई? 1:1:1। तो तीनों की रेशियो है 1:1:1। तो V1 कितना होगा? 1 पार्ट आउट ऑफ तीनों को ऐड करो, 3 पार्ट्स ऑफ टोटल V, तो 1/3 ऑफ टोटल V कितना होना चाहिए? 1 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट ऑफ टोटल V। सो 1/3 ऑफ टोटल इज 120। तो देखो ये फिर से 40 वोल्ट आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली V2 एंड V3 भी कितने होंगे? 40 वोल्ट ईच। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था बेटा सीरीज का केस। अदरवाइज आप टोटल चार्ज निकाल लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल फॉर्मूला तो Q इज इक्वल टू CV है ना। V निकालना तो Q पता होगा, C पता होगा, तो V अपने आप आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा 3 कैपेसिटर्स हैं, यहां आइडेंटिकल नहीं है।
2, 3 and 4 picofarad respectively. They are connected in parallel to a supply of 100 volt. We are supposed to determine सबसे पहले C net. तो C net यहाँ पे क्या होगा, चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में हम जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, तीनों को ऐड करो 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट कम्स आउट टू बी 9 पिकोफैरड। तो यहाँ टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, 9 पिकोफैरड। उसके बाद आपको डिटरमिन करना है चार्ज ऑन ईच। देखो इन पैरेलल V सेम, सो V सबके लिए सेम होगा, तो Q1 होना चाहिए C1 इंटू V, Q2 हो जाएगा C2 इंटू V, और Q3 क्या हो जाना चाहिए C3 इंटू V, इजंट इट। तो देखो C1 क्या है, 2 पिकोफैरड इंटू V 100, तो 2 इंटू 100 इट कम्स आउट टू बी 200 पिको कूलम। ये 3 इंटू 100, सो दैट इज 300 पिको कूलम, और सिमिलरली 4 इंटू 100 दैट इज 400 पिको कूलम। टोटल चार्ज निकालना हो तो तीनों को आप ऐड कर सकते हैं, राइट। एक दूसरा तरीका भी था कि अगर आपके पास टोटल कैपेसिटेंस आ चुकी है तो आप Q नेट निकाल लीजिए। Q नेट होना चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस है 9 पिकोफैरड, तो C नेट इंटू V, तो C नेट है 9 इंटू V, 9 इंटू 100, तो दैट इज 900 पिको कूलम टोटल चार्ज होगा। इन पैरेलल V इज कांस्टेंट and we know that Q is equal to CV. That simply means Q is directly proportional to C. That simply implies Q1 is to Q2 is to Q3 should be equal to C1 is to C2 is to C3. तो देखो C1 is to C2 is to C3 की रेशो क्या है, 2 is to 3 is to 4 है। सो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया, Q1 is to Q2 is to Q3 इज इक्वल टू 2 is to 3 is to 4। अब अगर आपको पूछा जाए Q1 कितना है, तो टोटल चार्ज अगर आपको पता है, आप उसको 4 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 2 पार्ट्स यहाँ पे रख दो, फर्स्ट कैपेसिटर के पास Q1, 3 पार्ट्स सेकंड के पास, और 4 पार्ट्स थर्ड के पास। सो Q1 होगा 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स ऑफ टोटल कितना है हमारे पास टोटल, दैट इज Q नेट, यानी कि इट इज 2/9 इंटू 900 पिको कूलम, 9 इंटू 100, तो ये फिर से कितना आ गया 200 पिको कूलम, जो कि हमने डायरेक्टली भी डिटरमिन किया था, राइट। तो या तो C इंटू V अलग से कर लो, या टोटल चार्ज निकाल लो। तो पैरेलल में चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो इनकी रेशो Q1 Q2 Q3 की वही होगी जो C1 C2 C3 की है, 2 is to 3 is to 4। तो इसके बेसिस पे टोटल चार्ज पता है, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स इज ऑफ Q नेट, टोटल चार्ज इज Q1। सिमिलरली Q2 अगर आपको डिटरमिन करना हो तो Q2 हो जाना चाहिए 3 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स ऑफ Q नेट, एंड Q3 जो है वो हो जाना चाहिए 4 पार्ट्स आउट ऑफ 9 पार्ट्स ऑफ Q नेट। तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो मैंने ऑलरेडी डिटरमिन करके रखा है, राइट। अब बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। 8 और 9 मैं आगे डिस्कस करता हूं, दोनों रिलेटेड है, वो एक ही बार बोर्ड पे कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यू आर गिवन a capacitor of capacity 12 picofarad which is connected across a 50 volt supply. You are supposed to determine the electrostatic energy stored. देखो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए 3 ही फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक है Q²/2C, दूसरा हाफ CV², तीसरा हाफ QV। देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको V गिवन और C गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला पिक करते हैं। तो तीनों लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ये लिखेंगे U इज इक्वल टू हाफ CV², तो इसमें वैल्यूज पुट करो, हाफ इंटू 12 इंटू 50, ये आ गया 6, ये दैट इज 6 इंटू 2500। हाँ याद रखना, अब यहाँ पे 12 पिको फैरड था, तो आपका आंसर भी पिको जूल में आएगा, नॉट जूल। सो दैट कम्स आउट टू बी 25 इंटू 6 इज 150 पिको जूल। पिको होता है 10 टू द पावर -12। अगर ये 4 स्टेप आप पीछे ले आओ डेसिमल, so 1.5 into 10 to the power -8 joule. This is your answer of question number 10. Directly energy stored is half CV²। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है, राइट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से PP कैपेसिटर, PP मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें आपको गिवन है एरिया ऑफ ईच प्लेट 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर, और ये भी गिवन है दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन 3 मिलीमीटर है। 3 मिलीमीटर मतलब 3 into 10 to the power -3 मीटर, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको डिटरमिन करनी है कि कैपेसिटेंस कितनी है,
फिर ये कहा गया अगर हमने इसे 100 वोल्ट की सप्लाई दी तो बताइए चार्ज कितना स्टोर होगा। सिंपल सी बात है, अगर C पता होगा तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये तो हम कर लेंगे। तो पहला टारगेट है C डिटरमिन करना, बिल्कुल सिंपल है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज द फॉर्मूला यूज टू डिटरमिन द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, A 6 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन D 3 मिलीमीटर, ये वैल्यू पुट की, इट कम्स आउट टू बी 17.7 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड, या फिर 10 टू द पावर -12 को हम पिको कह सकते हैं, सो इट इज 17.7 पिको फैराड, राइट। अब चार्ज स्टोर्ड C इंटू V, 17.7 इंटू V इज 100 वोल्ट, बट ये पिको फैराड में है तो आपका आंसर भी पिको कूलम में होना चाहिए, 1770 पिको कूलम, और पिको होता है 10 टू द पावर -12, तो या डेसिमल को पहले 3 स्टेप लेफ्ट ले आओ, फिर यहाँ पावर रहेगी 10 टू द पावर -9, तो 1.77 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम चार्ज स्टोर होगा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्टली पहले कैपेसिटी डिटरमिन की फॉर्मूला यूज करके बाद में चार्ज डिटरमिन किया C इंटू V से, बिल्कुल सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इसी कैपेसिटर के अंदर इसकी प्लेट्स के बीच में एक माइका की शीट इंसर्ट की 3 मिलीमीटर थिक। देखो वैसे भी प्लेट सेपरेशन कितनी थी, 3 मिलीमीटर, इसका मतलब स्पेस को हमने पूरी तरह से फिल कर दिया कि ये जो स्पेस थी इन बिटवीन द प्लेट्स, इसको हमने पूरी तरह से फिल किया। जब भी स्पेस को पूरी तरह से फिल करेंगे तो नई वाली कैपेसिटी क्या हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाती है कैपेसिटी, याद होगा आपको। ओके, सो K की वैल्यू है 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमने डिटरमिन करके रखी है, दैट इज 17.7 पिको फैराड। सो आप इसको लिख सकते हैं सिंपली 6 टाइम्स C हो गया, तो या तो आप इसको 6C लिख लो, तो यहाँ इसको आप सीधा मल्टीप्लाई कर लो। सो 6 7 42, 4 46, 4 कैरी 106.2 पिको फैराड। तो नई वाली कैपेसिटी बदल के इतनी हो चुकी है, नहीं तो आप ऐसा कह सकते थे कि नई वाली कैपेसिटी इज 6 टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया इसमें क्या क्या बदलाव आएंगे इस सिस्टम के अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर, अगर वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड रही, अगर बैटरी कनेक्टेड रही। देखो वोल्टेज सप्लाई, ये मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, वी कनेक्टेड का मीनिंग उसमें मैंने बताया था, CBSE एग्जाम में इस टॉपिक से या इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सो व्हाट इज V, तो V की वैल्यू जो भी है इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का काम है वोल्टेज सप्लाई को मेंटेन करके रखना। C बदला, V कांस्टेंट, तो क्या Q बदलना चाहिए। सो मान लीजिए पहले वाला चार्ज था Q, तो नया वाला चार्ज हो गया Q डैश, तो Q डैश क्या हो जाना चाहिए, C डैश इंटू V। C डैश कितना है, 6 टाइम्स C इंटू V हो जाएगा कि नहीं। सो इट शुड बिकम 6 टाइम्स Q। ये मैंने इस फॉर्म में K टाइम्स Q हो जाता है चार्ज, ये वहां मैंने डिस्कस किया था। आज यहाँ K की वैल्यू 6 है तो चार्ज 6 गुना हो गया, नहीं तो आप C डैश की वैल्यू डायरेक्टली उठाओ यहाँ से, और V की वैल्यू तो 100 वोल्ट है ही, आप उसकी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अदरवाइज 6 टाइम्स दिस करोगे अगर आप, तो यह जाना चाहिए 106.2, हाँ दैट इज 10.62 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो चार्ज कितने गुना हो गया, चार्ज भी 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो एनर्जी स्टोर्ड और वो सब चीजें निकाल सकते हैं, वो मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको इतना ही डिटरमिन करना है। और इसी का बी पार्ट था, बी पार्ट में कहा कि अगर बैटरी या वोल्टेज सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, अगर बैटरी एक बार हटा दी तो अब तो ना कैपेसिटर के पास नया चार्ज आ सकता है ना चार्ज जा सकता, तो पक्की बात है Q इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटी तो बदली, इस केस में V कांस्टेंट था तो चार्ज बदल गया, सप्लाई सेम थी, कैपेसिटी बढ़ी, कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, तो उसने ज्यादा चार्ज स्टोर किया, कैपेसिटी 6 गुना हो गई, सप्लाई थी तो चार्ज नया आया ना। अब यहां पे क्या है, सप्लाई डिस्कनेक्टेड है, कैपेसिटी अब भी 6 गुना हुई है बट सप्लाई डिस्कनेक्टेड है, तो अब चार्ज नया आ नहीं सकता,
और इवन कैपेसिटी कम हो जाती तो चार्ज वापस जा भी नहीं सकता था, क्योंकि रास्ते बंद हैं, लॉकडाउन हो चुका है। ये मतलब यहाँ पे लॉकडाउन का ये है कि कैपेसिटर को हमने बैटरी की सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसको अलग रख दिया आइसोलेटेड, ठीक है। एनीवे, अब हम बात करते हैं V। अब V बदल जाएगा। तो पहले V क्या था, ओरिजिनल V था Q/C। अब नया वाला V डैश क्या हो जाना चाहिए, Q/C डैश। Q सेम रहेगा क्योंकि Q इज कांस्टेंट। सो व्हाट इज C डैश, C डैश इज 6 टाइम्स C। सो इसका मतलब Q/C V है, तो इट शुड बिकम 1/6 ऑफ V, यानी कि 100/6 वोल्ट, राइट। तो ये कितनी हो चुकी है वोल्टेज, पहले हमने 100 वोल्ट की सप्लाई दी थी, अब वोल्टेज सप्लाई 1/6 टाइम्स हो चुकी होगी, ठीक है बेटा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कहा गया, अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। तो पहले इसको हमने, ये 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया हमने अच्छे से 200 वोल्ट की सप्लाई देके। और क्यों ना यहीं पे कैलकुलेट कर लें कि कितना चार्ज इसमें स्टोर हुआ होगा। तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, सो Q1 इज C1 इंटू वी। तो 600 पिकोफैरेड इंटू 200 वोल्ट, ये जब आप सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 12 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को चार्ज किया, इतना चार्ज आ गया, कैपेसिटी और वोल्टेज हमें गिवन थी, तो C1 इंटू V1 कह लो, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपसे ये कहा गया इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। अब बैटरी को आपने हटा दिया, ये सप्लाई आपने यहां से गायब कर दी, ठीक है। अब सप्लाई गायब करने के बाद आपने इसको कनेक्ट किया अनदर 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर के साथ, अनदर 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर के साथ, बट वो दूसरा 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर जो है वो तो अनचार्ज्ड है। तो इसकी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, कितना था 200 वोल्ट, और इसकी प्लेट्स का कितना है 0 वोल्ट। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो, तो पक्की बात है इसमें से कुछ चार्ज फ्लो करता हुआ इधर आ जाएगा, राइट। अब दोनों पे चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो इसमें से कुछ चार्ज कम हो जाएगा और यहां पे कुछ चार्ज अपीयर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, कितनी एनर्जी लूज हुई। तो भैया आप इनिशियल एनर्जी डिटरमिन कर लो और फाइनल डिटरमिन कर लो, आपको टोटल एनर्जी अपने आप मिल जाएगी। किस तरह से कर सकते हैं बेटा, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी उठा सकते हैं। मैंने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला भी दिया था, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं इस तरह से करता हूँ, Q1 की वैल्यू हमने डिटरमिन की, Q2 कितना 0, तो Q नेट डिटरमिन कर लेते हैं, विच इज Q1 प्लस 0, तो वो अगेन कितना आ गया 12 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम आ गया। टोटल चार्ज दोनों के पास मिलजुल के कितना चार्ज हो गया ये। अब अगर आपको कॉमन पोटेंशियल चाहिए, कॉमन पोटेंशियल V, तो कॉमन पोटेंशियल V क्या होना चाहिए, Q नेट अपॉन C नेट। तो Q नेट कितना है, टोटल चार्ज तो ये है, ये हमारे पास 12 इंटू 10 टू द पावर -8। अब दोनों की कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो डबल होगी कि नहीं, दोनों पैरेलल में है, पॉजिटिव प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, तो कितना हो जाना चाहिए, इट शुड बी C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 1200 पिकोफैरेड, सो अपॉन 100 आ गया, 100 इंटू पिको, पिको इज 10 टू द पावर -12, इंटू 100 करोगे तो नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर -10, जब ऊपर जाएगा तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 100 वोल्ट। तो दोनों की प्लेट्स का कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया 100 वोल्ट। या ऐसा कहो, चूंकि दोनों की कैपेसिटीज बराबर है तो पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज, तो चार्ज बराबर 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितना चार्ज इस पे था ये आधा आधा हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर -8 इसके पास आएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -8 इसके पास आएगा। तो अब दोनों के पास चार्ज बराबर आएगा, ठीक है। जब चार्ज बराबर होगा, टोटल चार्ज का आधा आधा बटा, तो पक्की बात है पोटेंशियल डिफरेंस भी आधा आधा हो जाना चाहिए। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, गॉट इट। सो पहले 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस था, इसके क्रॉस 100 वोल्ट। अब दोनों के क्रॉस कॉमन पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट। अब बेटा आपको डिटरमिन करना लॉस ऑफ एनर्जी, तो क्यों ना सबसे पहले इनिशियल एनर्जी स्टोर डिटरमिन करें। इनिशियली एक ही कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर थी, अब तो खैर हम Q भी निकाल चुके हैं, हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, Q²/2C हाफ QV। अदरवाइज शुरुआत में अगर आप डायरेक्टली करते तो आप हाफ C1 इंटू V1 का स्क्वायर कर सकते थे। हाफ C1 की वैल्यू है 600 पिकोफैरेड और V था 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है।
अब आप इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, अपने आप ये आ गया 300 पिकोफैरेड। इसको जब आप 200 को स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 × 10 टू द पावर 4, सो इट इज इक्वल टू 300 × 10 टू द पावर -12 पिको इंटू 4 × 10 टू द पावर 4, 3 4s are 12, 0 0 और 4 0 6 0 और यहाँ पे -12, तो ये आ जाना चाहिए 12 × 10 टू द पावर -6 जूल, या आप ऐसा कह सकते हैं 12 माइक्रो जूल। तो इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर्ड थी इसके पास? 12 माइक्रो जूल। अकेले कैपेसिटर 1 के पास, 2 के पास एनर्जी 0 थी। तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड बेटा डिटरमिन करते हैं, दैट इज हाफ सी नेट इंटू वी स्क्वायर भी कर सकते हैं, हाफ क्यू नेट इंटू वी भी कर सकते हैं, और क्यू नेट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी नेट भी कर सकते हैं। तो एनीवे हाफ सी नेट कितना हो गया? अब दोनों पैरेलल में है तो दोनों की कैपेसिटी 600 + 600, C1 + C2 दोनों बराबर है, इनटू अब V कॉमन लेना है, यहां मैंने V1 लिया था, अब कॉमन पोटेंशियल V का स्क्वायर, सो हाफ इंटू 600 + 600 कितना हो गया? 1200 पिकोफैरेड। खैर 2 से डिवाइड किया वापस 600 आ गया, इंटू V का स्क्वायर, अब V क्या है? 100, तो 100 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे ठीक इसी तरीके से तो ये निकल के आ जाएगा 6 माइक्रो जूल। तो इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड थी 12 माइक्रो जूल, फाइनली आ गई 6 माइक्रो जूल। अब हमें डिटरमिन करना लॉस ऑफ एनर्जी, तो मैं लॉस नहीं, मैं सिंपली चेंज डिटरमिन करने जा रहा हूं, चेंज इन एनर्जी। देखो बेटा चेंज कितनी आनी चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो दैट इज 6 - 12 माइक्रो जूल, यानी कि -6 माइक्रो जूल। ठीक है, -6 माइक्रो जूल, ये आ गया आपके पास चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी में चेंज कितनी आ रही है? -6 माइक्रो जूल। हाँ, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट इज लॉस। तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछे लॉस ऑफ एनर्जी, फिर आपने माइनस साइन नहीं लगाना है। लॉस ऑफ एनर्जी इज जस्ट 6 माइक्रो जूल। लॉस में अपने आप क्लियर हो गया कि साइन नेगेटिव आ रहा है, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि लॉस हो रहा है एनर्जी का। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में यू आर गिवन दैट अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड अनदर चार्ज -2 × 10 टू द पावर -9 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q वाया पॉइंट R। कैलकुलेट वर्क डन। तो ये टेस्ट चार्ज हो गया, ये आ गया हमारा सोर्स चार्ज। अब आपको याद होगा मैंने बार बार ये डिस्कस किया अपने वीडियोस में, जब कभी चार्ज को मूव करने का वर्क डन आपको कैलकुलेट करना हो तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट पे ना जाकर हम सिंपली क्या करते हैं, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। फाइनल पॉइंट Q है, इनिशियल पॉइंट P है। दूसरी बात, ये कोई फर्क नहीं पड़ता R से होकर गया कहीं इधर से घूम के जाता, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ चोजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, सो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आप इधर से होके जाएं, डायरेक्ट जाएं, कहीं और से घूम के जाएं, इट सिंपली डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। ठीक है, ओके, तो बेटा ये आ गया टेस्ट चार्ज Q नॉट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P। अब P और Q का पोटेंशियल किसकी वजह से है? इस सोर्स चार्ज की वजह से है, और P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। P के कोऑर्डिनेट 0 0 3 सेंटीमीटर, मतलब Z एक्सिस पे 3 सेंटीमीटर ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है 0 4 0, मतलब Y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से? दैट इज 4 सेंटीमीटर, राइट। सो इट इज KQ अपॉन 4 सेंटीमीटर फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस KQ अपॉन 3 सेंटीमीटर, राइट। KQ को कॉमन लिया, अब 4 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो इंटू 10 टू द पावर -2 करना चाहिए था यहाँ पे भी यही फैक्टर आएगा, तो उस फैक्टर को मैंने कॉमन लेके बाहर लिखा, 1/4 - 1/3। आगे सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया। उसके बाद फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है? वर्क डन इज इक्वल टू 1.2 जूल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल फंडामेंटल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल के बेसिस पे ये क्वेश्चन। बेटा इसी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो एनसीईआरटी आपका ग्रंथ है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी ही करनी है हर हाल में। उसके बाद एक्स्ट्रा करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज हर हाल में आपको करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्विकली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया यू आर गिवन अ क्यूब ऑफ ईच साइड स्मॉल b each and at each vertex we have placed a small charge q
हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू हमने रखा, कितने वर्टिसेस होंगे, टोटल 8 वर्टिसेस होंगे, तो 8 चार्जेस हमने प्लेस किए, ईच चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू। आपको इस क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल भी डिटरमिन करना और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिटरमिन करना है। देखो एक बात तो पक्की है, इस सेंट्रल पॉइंट O का डिस्टेंस सभी वर्टिसेस से बराबर होगा। वो कितना होगा वो जब तक डिटरमिन नहीं करेंगे। देखो क्यूब के 8 वर्टिसेस पे एक चार्ज है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, सबका कैलकुलेट करना है और सबका डिस्टेंस तो बराबर है और सभी चार्जेस बराबर हैं। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से भी उतना है, इस चार्ज से भी उतना है, इस चार्ज से भी, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा ठीक उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, ठीक उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, ठीक उतना ही पोटेंशियल इसकी वजह से होगा। ठीक है, तो हम सिंपली किसी एक का पोटेंशियल डिटरमिन करके उसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। वो डिस्टेंस कैसे डिटरमिन करेंगे बेटा, हर एक साइड B है, यहां थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको दौड़ानी पड़ेगी अपनी। सो आप इसको इमेजिन कीजिए, मान लीजिए बेस में ये 2 साइड्स B हैं, तो इस बेस का जो ये वाला डायगोनल होगा, तो ये डायगोनल कितना होगा, √b² + b²। पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, √2b। अब ये वर्टिकल वाली साइड लो और बेस में ये वाली जो डायगोनल ली है ये फिर से, और फिर यहां से पूरे क्यूब के डायगोनल लो। जैसे जिस रूम में बैठे हैं मान लो उस वर्टेक्स से लेके वो उस वर्टेक्स तक एक डायगोनल ले रहा हूं। सपोज ये रूम क्यूबिकल है, तो सबसे पहले ये साइड B थी, ये साइड B थी, तो ये दोनों साइड्स B थी, मैंने ये वाली डायगोनल डिटरमिन की। अब मैंने इसके ऊपर ये वाली हाइट कंसीडर की और एक और राइट ट्रायंगल कंसीडर किया। अब इस राइट ट्रायंगल के जो डायगोनल है ये डायगोनल ऑफ द क्यूब है। एनीवे फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, √2b का स्क्वायर हो गया 2b² + b², 3b², 3b² का रूट क्या होगा, √3b। तो ये पूरी की पूरी लेंथ, पूरी डायगोनल की लेंथ, क्यूब के डायगोनल की लेंथ √3b आ रही है। लेकिन अगर मैं ये हाफ डिस्टेंस को, इसको अगर हम r कंसिडर करें तो r की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, √3/2b या √3b/2। ठीक है, बस आगे सिंपल है। v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 टाइम्स k³/r। तो देखो जरा k की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 1/4πε0, 8 × 1/4πε0 इंटू q/r की वैल्यू क्या है, √3/2b। दैट्स इट। अब देखो बेटा ये 4 × 2 8 है, ये 2b ऊपर आ जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला 4q/√3πε0b। तो ये नेट पोटेंशियल की वैल्यू आएगी एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। और बेटा दूसरी चीज पूछी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्की बात है 0 ही होने वाला है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज श्योरली गोइंग टू बी 0। क्यों, खुद इमेजिन करके देखो भाई, इस वर्टेक्स के चार्ज का फील्ड इधर एक्ट करेगा, इस वर्टेक्स के चार्ज का फील्ड इधर एक्ट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि चार्जेस बराबर हैं, पॉइंट का डिस्टेंस r बराबर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर होंगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, वैसे ही जितने डायगोनली ऑपोजिट पेयर्स हैं उनके फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना आना चाहिए, दैट शुड बी 0, राइट। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बड़े जालिम है एनसीईआरटी वाले, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज दे दी हैं। अगर ये दोनों चार्जेस एक जैसे होते, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, फिर चाहे लाइक होते या अनलाइक होते तो डायपोल बन जाता, तो फिर यहाँ फील्ड डिटरमिन करना बहुत ईजी था। बट एनीवे दोनों का मैग्नीट्यूड उन्होंने अलग अलग दिया, 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम। These are two charges placed at points A and B respectively, and points A and B are separated by a distance of 30 centimeter. What are you supposed to do? नहीं, यू नहीं कहूंगा, what are we supposed to do? मैं भी आपके साथ हूं, ठीक है। Now we are supposed to determine the value of potential as well as electric field at the center या at the midpoint of the line joining. तो इस पॉइंट O पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिटरमिन करना और नेट पोटेंशियल भी डिटरमिन करना, पार्ट A के अंदर। और पार्ट B में इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे P, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हम 10⁻⁻1 मीटर भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट P पे भी नेट पोटेंशियल और नेट फील्ड दोनों वैल्यूज आपको डिटरमिन करके रखनी है, राइट। चलिए जरा क्विकली करके देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। बेटा पॉइंट O पे इस चार्ज का जो फील्ड है, ये चार्ज पॉजिटिव है, इससे अवे एक्ट करना चाहिए EOA। और पॉइंट O पे B,
बी पे रखा हुआ चार्ज भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे अवे एक्ट करता है, तो इसलिए इसको नाम दिए EOB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। पॉइंट O का डिस्टेंस बराबर है दोनों से, मैंने दोनों को x लिख दिया और इस x की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर, 30 का हाफ यानी कि 15 × 10⁻² मीटर। इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है दोनों चार्जेस से, लेकिन ये चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज छोटा और ये चार्ज बड़ा है, तो पक्की बात है इसका असर यहां पे ज्यादा होगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसलिए डायग्राम में इस वेक्टर की लेंथ मैंने ज्यादा रखी है और इस वेक्टर की लेंथ मैंने थोड़ी कम रखी है, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड क्या होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? भाई डायरेक्शन वही होगी जो बड़े वाले वेक्टर की है, और बड़े वाले के मैग्नीट्यूड में से छोटे वाले का माइनस करेंगे मैग्नीट्यूड हम, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो EOB में से EOA माइनस करो, EOB में से EOA को माइनस करो तो आपको नेट फील्ड मिल जाएगा पॉइंट O पे, राइट। और डायरेक्शन वही होगी B to A, बड़े वाले वेक्टर वाली, ठीक है, अलोंग B to A। तो EOB क्या है? K, ये फील्ड इसने क्रिएट किया Q2 ना, K Q2/x का स्क्वायर माइनस EOA K Q1/x², K अपॉन x स्क्वायर को कॉमन लिया, Q2 माइनस Q1, K की वैल्यू 9 × 10⁹, x 15 सेंटीमीटर है, 15 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर किया। नाउ Q2 माइनस Q1, दिस माइनस दिस, 2.5 माइनस 1.5, बट ये दोनों माइक्रो कूलम है इसलिए बाहर × 10⁻⁶ किया, इसको सॉल्व किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा हमारे पास आ रही है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंड नेट फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स A या अलोंग BA, राइट। तो आप नेट फील्ड की वैल्यू डिटरमिन कर पाए पॉइंट A पे, पॉइंट O पे। अब एक चीज हमें और डिटरमिन करनी थी, यहां पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू भी डिटरमिन करके देखते हैं। तो बेटा पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन करना बहुत इजी है, K Q1/x प्लस K Q2/x। ये पोटेंशियल किस पॉइंट का है? पॉइंट O का। भाई इसकी वजह से जो पोटेंशियल और इसकी वजह से जो पोटेंशियल ऐड करो, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी एट ऑल। सो अलजेब्रिकली ऐड करेंगे K Q1/x प्लस K Q2/x। तो देखिए K/x आपके पास कॉमन आ जाएगा यहां से, K/x इंटू Q1 प्लस Q2, K की वैल्यू 9 × 10⁹, x की वैल्यू 15 × 10⁻² और Q1 प्लस Q2 2.5 प्लस 1.5 ये हो जाएगा 4, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4 × 10⁻⁶। 9 4s are 36, इट इज 36/15, 10⁻² -6 ऊपर है तो ये आ जाएगा -4 और यहाँ पे 10⁹ है तो ये आ जाएगा 10⁵ वोल्ट। तो 36/15, 15 × 2 इज 30, डेसिमल लगाया ये आ गया 60, 2.4 × 10⁵ वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट O। सो A पार्ट हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं देखनी। अब आते हैं बेटा पॉइंट P पे। जब आप पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू डिटरमिन करें तो पॉइंट P का डिस्टेंस आपको पॉइंट A और पॉइंट B दोनों से पता होना चाहिए। तो मैं पॉइंट P को A और B दोनों से ज्वाइन करता हूं तो ये डिस्टेंस होगा रूट ऑफ, ये साइड कितनी है 15² प्लस 10², और सॉल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो PA भी 18 सेंटीमीटर और ये भी 18 सेंटीमीटर है, मतलब PAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं? आई एम सॉरी, नॉट इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ये। तो ये दोनों साइड्स बराबर है, वैसे भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस A और B से बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। अब पोटेंशियल एट पार्ट B में सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट P डिटरमिन करते हैं। सो वो क्या होना चाहिए? V at P। सो व्हाट शुड V at P बी इक्वल टू? दैट इज K Q1/AP प्लस K Q2/BP, है ना। अब AP और BP दोनों बराबर है 18, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं K/18 इंटू 10⁻², 18 सेंटीमीटर में है, इंटू Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, ठीक है। सो K की वैल्यू है बेटा 9 × 10⁹ अपॉन 18 × 10⁻², Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5 दैट इज 4 माइक्रो कूलम है, तो 4 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है।
इसको अगर आप सॉल्व करें 9 2s are 18, 2 2s are 4, you're left with 2. सो यहां पे बाकी देखिए, ये 10 to the power -2 ऊपर जाएगा, 10 to the power -4, और ये आ जाएगा यहां से 10 to the power 5. सो अल्टीमेटली पॉइंट P का जो पोटेंशियल है दैट कम्स आउट टू बी 2 into 10 to the power 5 वोल्ट, राइट? सो इट कम्स आउट टू बी 2 into 10 to the power 5 वोल्ट. तो पॉइंट P का पोटेंशियल भी आप डिटरमिन कर चुके हैं, राइट? अब आते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. सो टू डिटरमिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, देखो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसने क्रिएट किया है? पॉइंट P पे इस चार्ज की वजह से भी फील्ड होगा, इस चार्ज का फील्ड डायरेक्टेड होगा इधर, अवे फ्रॉम दिस, ठीक है? इसको मैं नाम दे सकता हूं E at P ड्यू टू चार्ज एट A, EPA. सिमिलरली P पॉइंट पे B पे रखे हुए चार्ज की वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि ये चार्ज बड़ा है, बाकी डिस्टेंस तो बराबर है, तो इसको हम नाम दे देंगे EPB, राइट? अगर तो ये चार्जेस दोनों बराबर होते तो EPA और EPB न्यूमेरिकली बराबर होते तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करता. मैं इसीलिए कह रहा था वैल्यूज अगर सेम होती तो ज्यादा इजी होता, पर चलिए कोई बात नहीं, हम अभी भी करेंगे इसको सॉल्व. किस तरह से कर सकते हैं? अब आपको पहले EPA डिटरमिन करना है, दैट इज KQ1 अपॉन 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर. EPB क्या होगा? KQ अपॉन R का स्क्वायर 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर. फिर बाद में दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है, और वेक्टर रिजल्टेंट निकालते वक्त कई बार हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, हमारा काम इजी हो जाता है, ठीक है? तो देखिए बेटा एक बात तो पक्की है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए? यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों साइड्स बराबर है तो दोनों एंगल बराबर होंगे. तो याद रखिएगा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए. और अगर यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. यस और नो? ओके. सो इस तरह से आप इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर पाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. EPA का एक कंपोनेंट यहां एक्ट करेगा जिसे हम नाम देंगे EPA cos थीटा, और वैसे ही EPA का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जो कि कितना होना चाहिए? दिस इज EPA, वो होगा EPA sin थीटा. आपको याद होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है? सो EPA को हटा के हमने EPA की जगह EPA के दो कंपोनेंट्स लिख दिए. एक कंपोनेंट है EPA cos थीटा और दूसरा है EPA sin थीटा. सिमिलरली अब आप इस EPB को भी रिजॉल्व करो तो इसका एक कंपोनेंट यहां एक्ट करेगा दैट इज EPB, जहां एंगल थीटा है वहां कंपोनेंट होगा इनटू cos थीटा, और इसी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए जो होगा EPB sin थीटा, राइट? बस दो फील्ड थे EPA और EPB, लेकिन हमने दोनों को हटा के यहां चार लिख दिए. EPA के दो कंपोनेंट EPB के, ठीक है? तो दोनों के दो कंपोनेंट लिखे. अब ये दोनों कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं. मान लीजिए ये डायरेक्शन x डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमारी y डायरेक्शन है. तो अब हम सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करते हैं अलोंग x. अलोंग x देखो ये कंपोनेंट बेचारा छोटा है और ये बड़ा है, तो पक्की बात है ये इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. यहां पे ऐसा कर लो EPA cos थीटा माइनस दिस कर लो, बट वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है? तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा EX किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी EPB cos थीटा माइनस EPA cos थीटा. तो हम लिख सकते हैं EPB माइनस EPA इंटू cos थीटा. यस और नो? आई होप ये क्लियर हो गया होगा. तो बेटा इस पार्ट को मैं रब करने जा रहा हूं बिकॉज बोर्ड पे स्पेस चाहिए मुझे इसके लिए. सो इस पार्ट को मैं यहीं पे रब कर देता हूं. यहां पे पोटेंशियल आपने डिटरमिन कर लिया, ये था पार्ट ए. अब हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं. तो देखिए बेटा EPB क्या होता है? इट इज KQ अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है? तो यहां पे देखो यहां पे चार्ज कितना है PA, तो चार्ज Q1 है, KQ1 अपॉन 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर. KQ2, क्योंकि
इस चार्ज की वजह से ये फील्ड ले रहे हैं, ठीक है। माइनस EPA, ए पे चार्ज है Q1 अपॉन डिस्टेंस सेम है 18 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, इजंट इट? यस और नो? अच्छा, K को भी कॉमन ले लो, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय, ये भी कॉमन ले लो, ये है 18 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4, ये बाहर आ गया। अब बचा Q2 माइनस Q1, तो Q2 है 2.5 माइनस 1.5 और माइक्रो कूलम है तो इंटू 10 टू द पावर -6। अब इंटू cos थीटा, तो देखो बेटा इस डायग्राम में cos थीटा की वैल्यू, ये साइड नीचे वाली कितनी है 15 सेंटीमीटर है और ये 18 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/18 आएगी कि नहीं? यस और नो? बस 2.5 माइनस 1.5 इज 1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा आपको। तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखी थी, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गई EX की वैल्यू, ठीक है। और डायरेक्टेड किस तरफ है? अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं फ्रॉम B to A, अलोंग B to A, ठीक है, या पैरेलल टू B to A। अब बेटा y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को देखते हैं, तो EY क्या होना चाहिए? इन दोनों के y कंपोनेंट्स को ऐड करो तो वो आ जाना चाहिए EPA प्लस EPB इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन आ गया। अब EPA की वैल्यूज मैं यहां लिख चुका हूं, यही वैल्यू आपने उठानी है, यहां से यही वैल्यूज उठानी है, इनको प्लस करना है, तो ये आ जाएगा K कॉमन आ जाएगा अपॉन 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हालांकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में लिखना आगे, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, इनटू यहां वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2, K Q1 बाय R1, K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है, R1 R2 दोनों बराबर थे, इनटू साइन थीटा। अब इस डायग्राम में ये साइड थीटा के ऑपोजिट 10 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 18 है, तो इनटू 10/18 होगा कि नहीं? तो इसी के बेसिस पे हमारे पास EY की जो वैल्यू आ रही है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 6.2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये मैंने ऑलरेडी डिटर्मिन करके रखी थी क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, ठीक है। सो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गई x के लॉन्ग, 6.2 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गई किसके लॉन्ग? ये y के लॉन्ग, राइट। अब हमें चाहिए, देखो E अलोंग x मिल चुका है आपको EX और E अलोंग y मिल चुका है, ठीक है। तो डायग्राम में इस तरह से शो करो। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E एट P, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट ऑफ EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर, यस और नो? EX EY दोनों आ चुके हैं। अब इसको जब आपने सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू फाइनली निकल के कितनी आ रही है वो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, दैट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा लंबा जरूर था बट कंसेप्ट फंडामेंटल है, ठीक है। हालांकि डायरेक्शन आपसे पूछी नहीं है बट आप चाहें तो बता सकते हैं। मान लो ये यहां पे एंगल बन रहा है अल्फा, तो पक्की बात है tan अल्फा क्या हो जाना चाहिए? EY अपॉन EX, यस और नो? tan अल्फा, ये साइड EY है तो ये साइड भी EY होगी, बस डिवाइड करके देखो EY अपॉन EX को, तो ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो तो डिवाइड करने पे डायरेक्टली ये वैल्यू निकल के आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 2.7 के बराबर। तो आप अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 2.7। तो आप ये बता सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड इतना आ रहा है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट P, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा? tan इनवर्स 2/7, राइट। तो बेटा जी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यू आर गिवन अ हॉलो स्फेरिकल कैविटी, हॉलो स्फेरिकल कैविटी, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। तो ये है मेटेलिक सफेयर है, ये कंडक्टिंग सफेयर है, ये याद रखिएगा, और इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2। बाहर वाले सरफेस पे चार्ज दिया कैपिटल Q, अंदर इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा स्मॉल q। तब आपसे पूछा है इनर सरफेस और आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको डिटरमिन करनी है। तो बेटा बहुत इजी है,
अगर तो ये इसके कांटेक्ट में आता तो ये चार्ज भी आउटर सरफेस पे चला जाता, क्योंकि हमने पढ़ा था एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन आउटर सरफेस, बट ये इसके कांटेक्ट में नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर ये कांटेक्ट में नहीं भी है, ये अंदर है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो इसके सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना चाहिए। और अगर सामने बॉडी कंडक्टिंग है, बताया था डाइलेक्ट्रिक्स में कम चार्ज इंड्यूस होता है, लेकिन कंडक्टर्स में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो प्लस क्यू के सामने माइनस क्यू इंड्यूस होगा। और इंडक्शन में आपने पढ़ा था अगर एक सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो बाहर वाले सरफेस पे ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो बाहर प्लस क्यू भी इंड्यूस हो चुका है, तो स्मॉल कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये टोटल चार्ज आ गया आउटर सरफेस पे। इनर सरफेस पे कितना आ गया? स्मॉल माइनस स्मॉल क्यू। अब आपको चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एट आउटर सरफेस should be total charge q plus q upon total area, that is 4 pi r2 का स्क्वायर, isn't it? बाहर वाले सरफेस का एरिया। सिग्मा एट इनर सरफेस इज इक्वल टू स्मॉल q, हालांकि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी आप लगा सकते हैं, अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। तो आपको आउटर और इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटीज मिल गई अपने आप। बिल्कुल सिंपल था ये। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अक्सर बच्चे इसकी लैंग्वेज को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ मुश्किल क्वेश्चन या बहुत इजी है। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम वन साइड टू अदर, किसकी? ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी। तो मेरे पास अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी है जो कि चार्ज्ड है, एक चार्ज शीट है रादर, या कोई भी कंडक्टिंग बॉडी ले लीजिए बेटा, जरूरी नहीं ऐसी कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है, ये हमने पढ़ा है। यही चीज उन्होंने कहा डिसकंटिन्यूटी है, जब आप साइड 1 से साइड 2 की ओर जाएंगे तो देयर इज डिसकंटिन्यूटी। एनीवे, सपोज यहां पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है n कैप, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो क्या होना चाहिए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। यहां कह रहे हैं नॉर्मल कंपोनेंट, भाई होता ही नॉर्मल है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ही जीरो होता है। और यहां पर जो होगा E1 वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो उसको हम लिखेंगे माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू n कैप। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है E2 माइनस E1। तो पहले तो डिसकंटिन्यूटी आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों साइड्स पे फील्ड की वैल्यू अलग है, न्यूमेरिकली चाहे सेम है, साइन नेगेटिव आ रहा है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर के? जीरो। तो जैसे आप एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाने की कोशिश करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो बीच में डिसकंटिन्यूटी आ गई कि नहीं? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वैल्यू चेंज होता है ना, दैट इज डिसकंटिन्यूटी। बीच में जीरो हो गई, यहां माइनस ई, यहां प्लस ई, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, यहां प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, बीच में जीरो। तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक ये चीज है। दूसरा E2 माइनस E1 डॉट एन कैप की वैल्यू को आपको प्रूव करना, तो जरा करके देखते हैं। हाँ तो हाँ बेटा, इसमें एक चीज और ध्यान देना, वैसे अगर थिन शीट, क्योंकि हम यहां एक साइड की शीट ले रहे हैं, हमें पतली शीट अगर हम लेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होल मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। ये हो गया E2 माइनस E1 डॉट एन कैप। देखो दो यूनिट वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को देखो, ये प्लस हो गया तो सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, अपने आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं? और यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी पार्ट ए के अंदर, राइट। पार्ट बी अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, और करे भी क्यों ना, बिकॉज ज्यादातर बुक्स में इसका आंसर बड़े वेग वर्ड्स में गिवन है, कोई एप्रोप्रिएट आंसर नहीं गिवन है। पार्ट बी में बेटा आपसे ये कहा गया, पार्ट ए में आपसे ये प्रूव करने को कहा था कि नॉर्मल कंपोनेंट तो डिसकंटीन्यूअस है, बट पार्ट बी में आपसे ये कहा गया आप प्रूव कीजिए कि टेंजेंशियल कंपोनेंट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट उसकी वैल्यू सेम रहे, डायरेक्शन और वैल्यू। सो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू सरफेस। जब ये नॉर्मल टू सरफेस, जब ये थीटा यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री या किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा हमने प्रूव किया था
कि भाई अगर यहाँ पे ये कंपोनेंट होता ई कॉस थीटा तो उसकी वजह से सरफेस करंट होता, बट चूंकि सरफेस करंट जीरो है तो हम कहते हैं ई कॉस थीटा जीरो, जिसके बेसिस पे हमने प्रूव किया था कॉस थीटा जीरो यानी कि थीटा 90 डिग्री इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स में। तो भाई टेंजेंशियल कंपोनेंट होता ही जीरो है, या ऐसे कह लो अगर थीटा 90 आपको बोला तो ई कॉस 90 वैसे ही जीरो हो गया। तो सिंस टेंजेंशियल कंपोनेंट रिमेन्स जीरो, देयर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट थ्रू आउट द सरफेस इट रिमेन जीरो, तो उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूस हुई कि नहीं हुई? हाँ, बुक्स में ये कहा गया भाई एक क्लोज लूप ले लो, यहां से एक चार्ज पार्टिकल को घुमा के ले आओ, वर्क डन जीरो होगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस। नहीं, वर्क डन जीरो होने से वो कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। वर्क डन तो वैसे भी जीरो होता है, आप किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कहीं से अगर एक पॉइंट से घुमा के अगर वापस उसी पॉइंट पे आ रहा है, जब भी आप क्लोज लूप के अलॉन्ग किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करें तो वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो उस तरह से हम प्रूव नहीं करेंगे कॉन्टिन्यूस, भाई वैल्यू जीरो है, थ्रू आउट जीरो रहेगी, इसलिए हम कह रहे हैं ये फील्ड कितना है, कैसा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट दैट इज कॉन्टिन्यूस, राइट। इसके बाद बेटा ये वीडियो बहुत लेंथी होने जा रहा है, तो इसलिए बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 मैं ऑलरेडी अपने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन किया था दो कोएक्सियल सिलेंडर्स के बीच में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 डायपोल पे बेस्ड है, 22 ये चलिए बाद में कर सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर और बेटा क्वेश्चन नंबर 28 भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने एक वीडियो के अंदर। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आप कर पाएंगे खुद ही। क्वेश्चन नंबर 29 भी स्फेरिकल कैपेसिटर वाले वीडियो में मैंने पूरी तरह से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, तो ज्यादातर क्वेश्चंस मैं कर चुका हूं, आप अटेम्प्ट कीजिए। स्टिल डाउट रहते हैं तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।